मैंने ना सीवी के ऊपर कई सारी रील बनाई है, वीडियोस बनाई है। किसी को याद है क्या क्या चीज़ें मैंने बताई हैं उसमें? कहीं पे भी आप अप्लाई करोगे सबसे पहले दो चीज़ जाएंगी उसके पास, आपका सीवी और आपका पोर्टफोलियो। बल्कि पोर्टफोलियो से पहले सीवी ही जाएगा, उसी में आपका पोर्टफोलियो का लिंक होगा। देखो समझो ध्यान से, मेन मोटिव है आपका सीवी सेलेक्ट हो जाए किसी भी कीमत पे। अब होता क्या है, मान लीजिए हमने बहुत कलरफुल सीवी बनाया, ठीक है, तो अक्सर क्या करते हैं, इंटरव्यू के टाइम पे आपसे बुलाया जाता है कि आप सीवी लेकर के आओ अपना, ठीक है। अब आपने बहुत कलरफुल बना लिया, लेट्स सपोज बहुत ढिंचाक डिज़ाइन कलरफुल बना लिया, तो प्रिंट तो निकलेगा नहीं वैसा। प्रिंट कैसा निकलेगा? चलो एक बार आपने कलरफुल निकलवा भी लिया, तो जो कलर आपने डाले थे वही कलर निकल के आ रहे हैं क्या? तो कितनी ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगी, समझ पा रहे हो ना। जब मैं इंटरव्यू लेता था, बहुत सारे बच्चे सीवी लेके आते थे, ब्लैक सीवी हो रखा है, आधा ब्लैक आधा वाइट हो रखा है। तो मैं कहता था कि ये क्या है? कहते सर हमने डिज़ाइन बनाया, वो देखो आप, वो हमने वो व्हाट्सएप पे भेजा है, आप वो देखो। लेट मी क्लियर यू वन थिंग, जिसके पास आप जॉब करने जा रहे हो, बहुत ध्यान से समझना, ये चीज़ें शायद ही कोई समझाएगा और वही बंदा समझा सकता है जो इन चीज़ों से गुजर के आया है। जिस किसी के पास आप जॉब के लिए जा रहे हो, उसके पास आपके ऊपर वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है। इस बात को याद रखना। अगर वो आपको 5 मिनट भी दे रहा है तो आप पे एहसान कर रहा है, क्योंकि वो आपको जॉब देने वाला है। यू कैनॉट से दैट कि मैंने आपको भेजा हुआ है, वहाँ से चेक कर लो, राइट। लेट सपोज आप कहो कि हमने तो कंपनी में पहले ही भेज दिया था, तो जो आपका सीवी गया था वो गया था एचआर के पास। किसके पास? एचआर के पास, मेल पे कहीं पे या व्हाट्सएप पे कहीं पे। नाउ आप सोच रहे हो उस एचआर के सीवी के बलबूते पे जो क्रिएटिव हेड है या जो भी मैनेजर है वो उससे सीवी लेगा आपका, और फिर आपका सीवी चेक करके फिर आपको बुलाएगा। ऐसा नहीं होता है। कंपनीज में सीवी ऐसे खोते हैं जैसे उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है। बात समझ पा रहे हो? मेरी खुद की आंखों के सामने जब मैं इंटरव्यू पे गया था, मेरी खुद की आंखों के सामने मेरा ही सीवी खो दिया उन लोगों ने, वो प्रिंट सीवी खो दिया मेरा। इतने सारे बच्चे आए होते हैं ना जॉब के लिए, तो आप समझिए, हाँ आपने एक सॉफ्ट कॉपी बना ली व्हाट्सएप पे, बट स्टिल यू शुड हैव हार्ड कॉपी इन योर हैंड। फॉर दैट हार्ड कॉपी आपका सीवी एटलीस्ट इतना हो कि ब्लैक एंड वाइट अगर निकालना पड़ जाए तो बहुत ज़्यादा ख़राब ना दिखे। कई बार क्या होता है कि हम बुला लिया, हम सीवी लेके नहीं भी गए, वो लोग खुद से प्रिंट निकाल रहे हैं, है ना। हमें लगा शायद नहीं चाहिए होगा, वो लोग खुद से प्रिंट निकाल रहे हैं। अब वो जो प्रिंट निकालेंगे वो हमारे अकॉर्डिंग तो नहीं निकालेंगे ना, वो कैसा निकालेंगे? अब आपका जो बहुत सुपर क्रिएटिव सीवी था उसकी तो हालत ख़राब कर दी ना उन्होंने। तो जो ग्राफिक डिज़ाइनर्स किसी फैंटेसी दुनिया में ज़िंदगी जीते हैं, ओवर क्रिएटिव ओवर कलरफुल, ज़मीनी हकीकत को समझो। आज अगर मुझे कहीं इंटरव्यू पे भेजूँ मैं आपको, या आप कहीं इंटरव्यू पे जाओ, हाथ में सीवी लेकर के जाओ जो रीडेबल हो। हाँ अगर कलरफुल बना सकते हो बनाओ, कलरफुल प्रिंट निकलवा रहा हूँ, फिर उस चीज़ को अच्छा प्रिंट क्वालिटी निकलवाओ। मैं मना नहीं कर रहा हूँ। देखो बच्चों को लगता है कि सर ने तो मना ही कर दिया। मेरे मना करने का पीछे का रीज़न समझो। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कलरफुल डिज़ाइन सीवी निकाल के हर बार लेके जाना। 10 जगह इंटरव्यू देना, 10 जगह सीवी निकाल के लेके जाओगे क्या कलरफुल? ऑल दो वट एल्स यू कैन डू, मेक इट सिंपल एंड सिंपल कलर्स। लाइक बिल्कुल कलरफुल बनाने के लिए मना कर रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत कलर तो डाल ही सकते हो। इतना भी मैंने कोई वो लिख के नहीं दे दिया कि बहुत आप बिल्कुल प्लेन सीवी बना के टाइप राइटर्स की तरह डीटीपी ऑपरेटर होते हैं ना, वैसा भी नहीं बनाना है। थोड़ा तो क्रिएटिव बना सकते हो उस चीज़ को। क्लियर है? अब पॉइंट्स की सीवी में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जिससे हमें जॉब मिले। मैंने कलर डालने के लिए मना किया, तो थोड़े बहुत कलर डाल दो। दूसरी चीज़, बहुत अजीब सा लेआउट नहीं बनाना कि यहाँ पे ना फ़ोटो लोग उछेड़ दी है ना, यहाँ पे आपने कुछ वो लगा दिया, सीवी लगा दिया, फिर यहाँ से एक एरो जा रहा है, फिर इसमें कुछ और। ओवर क्रिएटिव नहीं करना। क्यों नहीं करना ओवर क्रिएटिव? नहीं समझ, देखो ओवरऑल डिज़ाइन अच्छा लगेगा, वाओ, लेकिन क्या इस
डिज़ाइन की वजह से आपके अंदर की इंफॉर्मेशन पढ़ने में आ रही है? नहीं आ रही। आपने अपनी इंफॉर्मेशन को खुद ही बाउंडेड कर दिया। तो अगर लेआउट बना भी रहे हो तो लेआउट भी सिंपल सा बनाओ, बहुत क्रिएटिव नहीं। लाइक आप यहाँ पे एक बॉक्स बना के उसके अंदर कुछ लिख सकते हो, है ना, यहाँ पे कुछ लिख सकते हो, फिर नीचे 2 लाइन का बॉक्स बना के पूरी लाइन ऐसे लिख सकते हो। सिंपल लेआउट ट्राई करोगे तो 2 चीज़ मैंने बताई, सिंपल कलर्स यानी कि कम कलर्स, और सिंपल लेआउट। लेआउट कैसा रख सकते हो? ऐसा वाला रख सकते हो कि एक लाइन खींच दी, आधी इंफॉर्मेशन यहाँ पे, आधी इंफॉर्मेशन यहाँ पे, या आधी इंफॉर्मेशन नीचे। सिंपल लेआउट, जिससे आपका जो पढ़वाना चाहते हो आसानी से पढ़ने में आ जाए, राइट। और जितने ज़्यादा फ्रेशर रहोगे उतने क्रिएटिव करने की कोशिश करोगे, लेकिन जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता चला जाएगा ना, आप देखोगे उनके CV और ज़्यादा प्लेन होते चले जाते हैं, क्योंकि लिखने के लिए बहुत कुछ हो जाता है ना। मेरा CV अगर आप देखोगे तो बहुत सिंपल मिलेगा आपको। ये तब था जब मैं क्रिएटिव हेड पोजीशन पे काम करता था। अब मुझे लिखना ही बहुत सारा कुछ है, तो मैं लेआउट पर टाइम वेस्ट करूँगा क्या? तो जैसे जैसे आप सीनियर बनोगे आपका CV सिंपल होता चला जाएगा। अच्छे फॉन्ट्स, मिनिमल सा, हल्की फुल्की डिज़ाइनिंग, बेसिक सी। क्लियर? सबसे टॉप पे आपने अपना नाम, ठीक है। कुछ लोगों को फ़ोटो लगानी होती है, कोई मना ही नहीं है, आप अपनी फ़ोटो भी लगा सकते हो। नाम के नीचे आपका डेजिग्नेशन होता है। मान लीजिए मैं हूँ ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ग्राफिक डिज़ाइनर। मेरी पोजीशन, आप बोलो सर हमारी तो कोई पोजीशन है ही नहीं कंपनी में। भाई किस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो? बात समझ में आ रही है? अगर आप वीडियो एडिटर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे लिखोगे वीडियो एडिटर, समझ में आया। मोशन ग्राफिक के लिए अप्लाई करोगे तो क्या लिखोगे? आप पहले मान लो ना कि आप बन गए हो। मानोगे ही नहीं तो कहोगे जी हम तो जी अभी सीख रहे थे, अब आप बताओ हमें क्या करो। जो बनोगे वही तो लिखोगे ना। तो राजू समझ में आया? तो लिखना है राजू ग्राफिक डिज़ाइनर। डेजिग्नेशन सबके पास लिखी होनी जरूरी है नाम के नीचे। एक चीज़ जो आप कर सकते हो आज के समय में, यू कैन राइट AI ग्राफिक डिज़ाइनर। दिस कैन बी अ स्मार्ट ट्रिक फॉर यू। योर CV कैन बी एम्फसाइज। क्या लिख सकते हो? AI ग्राफिक डिज़ाइनर्स। AI का ज़माना है ना, क्यों नहीं लिखना चाहिए? हैं? क्या नहीं हो जाएगा? कोई नहीं डिग्रेड देखती। किसने कहा डिग्रेड देखती हैं? इंस्टाग्राम के बेवकूफ़ लोग डिग्रेड देखते हैं, जिनसे खुद डिज़ाइन बनते नहीं हैं, जो दूसरों के टाइम पे कमेंट करते हैं तो AI से बनाया है। AI के टाइम पे AI से ही बनाया जाएगा डिज़ाइन। बात समझ पा रहे हो? जैसे यू कैन सी हियर, यहाँ मैंने लिखा ही नहीं है, वाह जी वाह, मैंने यहाँ पे लिखा ही नहीं है अपना नाम कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, ये क्या लिखा है। तो ये मिस्टेक थी एक, ठीक है। नाम के बाद आपने अपना जो पर्सनल डिटेल्स हैं वो लिखनी है, यानी कि आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स कह सकते हैं इसको हम, जिसमें आप अपना एड्रेस, पूरा एड्रेस नहीं लिखना हो तो एरिया का नाम लिख दो एटलीस्ट, है ना। फ़ोन नंबर, ईमेल ID, ये सारी चीज़ें प्रॉपर लिखो। कोशिश करो कि आपके 2 फ़ोन नंबर हों, एक अपना एक पेरेंट्स का लिख दो, ठीक है। एक नहीं मिला तो दूसरा चल जाएगा, कई बार एक बार नेटवर्क में नहीं होता। ईमेल ID प्रॉपर अच्छी से बना करके लिखो, ठीक है। और अपना एड्रेस में पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं होती, मैंने भी गलती कर रखी है, पूरा नहीं लिखना होता। आप बस एरिया का नाम लिख दो, स्टेट का नाम लिख दो, ठीक है। यहाँ पे मैं एक सलाह देना चाहूँगा। बहुत सारे बच्चे, लेट्स सपोज, वेयर आर यू फ्रॉम, कहाँ से हो? दिल्ली से हो? कोई बाहर का है? दिल्ली के बाहर का? सब दिल्ली से ही हैं? यूपी बुलंदशहर। अब एड्रेस कहाँ का लिखोगे? यूपी बुलंदशहर का। ये है गलती।
बात समझ में आ रही है? जॉब कहाँ चाहिए? एड्रेस कहाँ का लिख रहे हो? यूपी का। तो क्या करना है? दिल्ली का एड्रेस। समझ में आया? यहाँ पे दो चीज़ होती हैं। कुछ लोग ऐसे लिखते हैं अपना परमानेंट एड्रेस और रेजिडेंस एड्रेस। परमानेंट एड्रेस मतलब आपका होम विलेज एड्रेस, रेजिडेंस एड्रेस जो अभी आप रेजिडेंस जहाँ पे रह रहे हो। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए आप सिंपली एक एड्रेस लिखो दिल्ली का। अब बोलो दिल्ली का एड्रेस कैसे लिखेंगे? रूम पे कहीं तो रहते हैं ना दिल्ली में। क्लियर है भाई? अगर कोई फ्रीलांसिंग अप्लाई कर रहा है तो वो लिख सकता है अपना होम एड्रेस, चाहे वो कहीं का भी हो। कोई स्विच कर सकता है कि मैं दिल्ली में आ सकता हूँ, तो आप वहाँ पे लिख दीजिए रेडी टू स्विच, रेडी टू मूव। छोटी छोटी चीज़ें सीवी में बहुत मायने रखती हैं। मान लो उसका सीवी मेरे पास आया होता तो मैं एड्रेस देख के ही रिजेक्ट कर देता, नीचे तक आता ही नहीं। मैं ये सोचता भी नहीं कि ये बंदा दिल्ली में रहता होगा कहीं पे। बात समझ पा रहे हो? मैं कई सारी स्टोरी लगाता हूँ जॉब के लिए, कई बार बीच में लगाता था पहले। उसमें साफ साफ लिखता था दिल्ली एड्रेस, साउथ दिल्ली ऑफिस लिखता था, यार्ड्स के लिए साउथ दिल्ली ऑफिस। बच्चे अपना सीवी भेज रहे हैं और एड्रेस का लिख रखा है जयपुर, आगरा। अब क्या मैं उस बच्चे को फ़ोन करके पूछूंगा कि तुम्हारा दिल्ली में रहता है क्या? हो सकता है वो दिल्ली में रहता हो, बट मैं पागल नहीं हूं। मैं एज्यूम भी क्यों करूंगा, टाइम वेस्ट क्यों करूंगा? मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ आस्था। सर जैसे आप, अब मैं प्रयागराज में रहती हूँ, सपोज आपने जो बोला कि आप मूव कर सकते हो, तो एड्रेस के साथ वो हम किस तरीके से लिखेंगे सो दैट वो एक अलग सा कुछ ना लगे एंड मतलब सीवी में कुछ अलग सा ना दिखे? देखो सीवी में अलग सा दिखना चाहिए। आप लिखो रेडी टू मूव, रेडी टू स्विच। तो सर अभी के प्रेजेंट के एड्रेस के साथ, जैसे अभी प्रयागराज है तो प्रयागराज उत्तर प्रदेश हम रेडी टू स्विच। यस। अगर मान लो जयपुर वाले बच्चे ने अपने सीवी पे बात लिखी होती, एड्रेस जयपुर बट लिखा होता रेडी टू स्विच, अब मैं उसको शायद कॉल कर लेता। बात समझ में आ रही है? आप प्रैक्टिकल समझो ना चीज़ों को। प्रैक्टिकली आपके सब अपने एग्जांपल्स है। मैंने एक जॉब डाली, साफ साफ लिखा है वर्क फ्रॉम ऑफिस साउथ दिल्ली, ठीक है। अब कोई जयपुर के बच्चे, राजस्थान के बच्चे मुझे सीवी भेज रहे हैं और एड्रेस कहाँ का लिखा है? राजस्थान का। मैं अपना टाइम वेस्ट करूँगा क्या? नहीं करूँगा। समझ में आ रही है ना बात? बस यही पॉइंट है। वहाँ पे रेडी टू मूव लिख दो। क्लियर आस्था? और एल्स यू कैन डू कि आपके दिल्ली में कोई अगर एड्रेस है पहले से तो दिल्ली वाला एड्रेस लिख दो। मौसी का, मामी का, बुआ का किसी का घर है तो उसका लिख दो। ये वाली जो चीज़ है ये आप अपने ऊपर वाले एरिया में कर सकते हो। लाइक आप इतना एरिया लेकर के ऐसे यहाँ पे अपना डिटेल्स, नाम और यहाँ पे फ़ोटो वोटो हेडर में, जिसको बोलते हैं हेडर में आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। लेआउटिंग आप जैसी मर्जी रख लो। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि यहाँ पे बना के यहाँ पे फ़ोटो और यहाँ पे अपना पर्सनल डिटेल्स लिखते हैं। कोई गलत नहीं है, ये भी कर सकते हो। क्लियर है? ऐसा मत करना कि यहाँ पे लाइन खींच दी है और यहाँ पे एड्रेस लिख रहे हो। अब क्या हो गया, लाइन खींचते ही चीज़ अलग हो गई। यहाँ पे लिख दिया नाम और डेजिग्नेशन और यहाँ पे एड्रेस, अब गलत कर दिया आपने। मेक इट कनेक्टेड। गॉट इट? ओके, नाउ वी हैव अ कॉन्टैक्ट डिटेल्स और पर्सनल डिटेल्स हमने लिख दिया, एड्रेस लिख दिया आपने, हमने फ़ोन नंबर और नाम लिख दिया। फ़ोन नंबर गलती मत करना, ईमेल आईडी गलत मत भरना प्लीज़। मैंने बहुत गलतियाँ करी हैं ज़िंदगी में, बहुत बढ़िया बढ़िया जॉब गंवाई हैं इन गलतियों की वजह से, आप मत करना। अब लिखना है अबाउट अस। अबाउट अस क्या होता है? 2 या 3 लाइन में अपने बारे में, ठीक है। क्या लिखा मैंने? अपने अबाउट अस में आप 3 बातों में जिक्र करोगे। आप क्या करते थे, यानी कि कहाँ से सीखा या पहले क्या किया, अभी क्या कर रहे हो और आगे क्या करना चाहते हो। क्लियर है? और क्लियर लिखोगे।
अच्छा कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, मैंने बोला अबाउट अस तो पहले ही लिखेंगे अबाउट अस और फिर अपने बारे में लिखेंगे। ये लिखने की जरूरत नहीं है, अबाउट अस बता रहे हैं ना उस चीज़ को, समझ पा रहे हो ना। ये वाली गलतियाँ नहीं करनी है। कॉन्टैक्ट डिटेल लिख रखा है, फिर लिख रखा है कॉन्टैक्ट डिटेल्स, फिर लिख रखा है फ़ोन नंबर, ये नहीं करना है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट डिटेल लिखो, डायरेक्ट अबाउट अस लिखो। जैसे यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, छोटा सा मेरा अबाउट अस मैंने यहाँ लिखा हुआ 2 लाइनों में, और 2 या 3 लाइन इज इनफ। क्रिएटिव डायरेक्टर विद 8+ ईयर एक्सपीरियंस ऑफ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन क्रिएटिव डायरेक्शन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड ब्रांडिंग, अप्लाइंग न्यू आइडियाज़ इनोवेशन टू प्रोपेल कंपनीज टू बिल्ड अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। यानी कि मैं ऐसे चीज़ें करना चाहता हूँ, ऐसे अपने आइडियाज़ अप्लाई करना चाहता हूँ जिससे कंपनी को फ़ायदा हो। पहली बार मैं अपने आप को पिच कर दूँ कि हमें रखोगे तो कंपनी को फ़ायदा कराएंगे। 100 बात की एक बात, अपने बारे में अच्छा सा कोई लिखो। मैंने वीडियो में एक बात बताई थी, याद है किसी को? अबाउट अस के लिए एक स्पेशल बात बताई थी। एक ऐसी लाइन डालिए जो याद रह जाए। कुछ भी ऐसा करो, कुछ भी जो आप याद रखे जाओ। ये बात मैं हर बार आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि भीड़ जाएगी, भीड़ आपकी, जहाँ आप जॉब देने जाओगे भीड़ पूरी 25-30 बच्चे जाएंगे इकट्ठे जॉब देने। आपको क्यों सिलेक्ट किया जाए? क्या है आपके अंदर? क्रिएटिव लोग चाहिए उन्हें। सॉफ्टवेयर चलाने वाले हर कोई आता है। आपको याद रखा जाएगा आपकी चीज़ों की वजह से, आपके CV, आपके पोर्टफोलियो की वजह से। तो ऐसी कोई लाइन अपने बारे में रेडी करो। ERA 21 में कौन कौन है? अभी क्लास चालू हो गई, जिनकी क्लासेस चालू हो गई हैं ऑनलाइन वालों की, उसमें वो पहला इंट्रोडक्शन सिखाया जाता है कि अपना एक इंट्रोडक्शन रेडी करना होता है, कि आपका इंट्रोडक्शन खुद का एक हो। कहीं भी खड़े हो तो आपसे पूछा जाए तो आपके बारे में आपको यूनिक चीज़ पता हो। क्लियर है? अपनी खुद की लाइन खुद क्रिएट करो जिसमें आपका एक्सपीरियंस वगैरह सब कुछ हो और वो यहाँ पे आप लिखोगे, है ना। मैंने एग्जांपल दिया था नाम का, क्या नाम था? प्रिया। मेरा नाम प्रिया है और मुझे डिज़ाइन बनाने बहुत प्रिय है। समझ में आ रहा है? अब ये बात याद रखी जाएगी नहीं जाएगी? अब वो CV देखेगा तो उसको याद रहेगा एक प्रिया नाम की लड़की थी जिन्हें एक क्रिएटिव से लाइन लिखी थी। तो ये चीज़ें आप अपने लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद अबाउट अस के बाद क्या लिखा हुआ है भाई? एक्सपीरियंस। अब आप बोलो सर हमारे पास तो एक्सपीरियंस नहीं है। अच्छा किस किस के पास है पहले तो वो बताओ। बहुत अच्छे। जिसके पास भी एक्सपीरियंस है पहले समझते हैं कि एक्सपीरियंस कैसे लिखते हैं। एक्सपीरियंस लिखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? यस जैसे कि इसको देखते हैं, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस लिखा हुआ है यहाँ पे। HVM नेटवर्क्स मई 2019 से लेके प्रेजेंट, यानी कि उस समय का CV था ना ये। अभी क्या चल रहा है? 2025। कितनी पुरानी बात हो गई, छोड़ो। तो यहाँ ये ले लेता हूँ ना, ड्रॉ करने का है ना ये। हाँ तो हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर, पहले प्रेजेंट का, अभी क्या करते हो, कंपनी का नाम, क्या करते हो और क्या पोजीशन पे हो। बात समझ में आ रही है? तो आप जिस कंपनी में उस कंपनी का नाम लिखिए, कब से कब तक जॉब कर रहे हो वहाँ पे और वहाँ पे क्या डेजिग्नेशन पे हो। उसके बाद एग्जैक्टली क्या क्या करते हो वो सब आपने उसमें लिखना है। क्या क्या लिखा है? मैनेजिंग शूट्स, स्क्रिप्ट, प्री एंड पोस्ट प्रोडक्शन वर्क, क्लोजली वर्क विद एडिटर्स टीम, राइटिंग स्क्रिप्ट, स्क्रीन प्ले, कॉपी राइटिंग, कंटेंट, मैनेजिंग टीम्स ऑफ 2 brands, 100+ यूनिट्स प्रोडक्ट्स, ब्रांडिंग डेवलपमेंट, सुपरवाइजिंग टीम ऑफ 10 members, डिज़ाइनर्स, कंटेंट राइटर्स, डेवलपिंग न्यू आइडियाज़, कोऑर्डिनेटिंग टीम्स। सारा कुछ लिखना पड़ता है। आप बोलो सर ये तो पता होगा उसको। सर डिजाइनिंग फील्ड में नहीं हो तो? क्या कह रहे हो? सर अगर एक्सपीरियंस डिजाइनिंग फील्ड में ना हो तो फिर तब मेंशन करना होगा। मैं आता हूँ इस बात पे, अभी पहले इस चीज़ को समझते हैं। मान लीजिए आपको कहीं पे कम एक्सपीरियंस है, जैसे कि यहाँ पे मैंने पुरानी किसी कंपनी का एक्सपीरियंस लिखा हुआ है ना। ये रहा, क्या लिखा है मैंने? flabbery.com, कब से कब तक, डिज़ाइन रेगुलर ईमेल्स, पॉपअप, क्रिएटिव वेब बैनर डिज़ाइन, इलस्ट्रेशन, प्रिंट मटेरियल, ब्रोशर, बैनर, साइंस। ये तो हर डिज़ाइनर करता है ना।
फिर लिखने की क्या ज़रूरत? यस, लिखो। जब तक लिखोगे नहीं तो बिकोगे नहीं। बात समझ पा रहे हो? लेट सपोज मार्केट में कोई प्रोडक्ट बेचते ना, ये काम करता है, ये करता है, ये भी करता है, ये भी करता है, ये भी होता है, इससे ये भी होता है ना। अभी मैं टीम के लिए वो लेके आया इंडक्शन कुकर और 2-3 चीज़ें लेकर आया। वो भाई कह रहा है सर देखो ये भी खुलता है, इसमें यहाँ से अंडे भी उबालो, ये भी। जब तक मुझे पता नहीं चलेगा क्या क्या करता है, वैसे तो मैं देख सकता था इंडक्शन कुकर क्या क्या करता है, लेकिन वहाँ पे बताओ, बेचो अपने आप को, मैं ये कर सकता हूँ या मैंने ये काम किया हुआ है। ये थोड़ी ग्राफिक डिज़ाइनर, वो ग्राफिक डिज़ाइनर कुछ और करता होगा, आपका ग्राफिक डिज़ाइनर कुछ और कर रहा है। राइट इट प्रॉपरली। यस, कब से कब तक का एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस का मतलब यही होता है। तो जैसे जैसे आपकी कंपनी एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, आप उसको डिजाइनिंग में लिखते चले जाओगे। ठीक है, फ्रीलांसिंग लिखी है मैंने यहाँ पे, देखो किसी ने मेरे हाथ पकड़े। फ्रीलांसिंग भी एक एक्सपीरियंस है ना। किसके लिए किया है? डेन टीवी नेटवर्क्स, कनीसा क्राफ्ट, मोशन ग्राफिक, वीडियोस, लीफलेट, होर्डिंग्स, वीडियो शूट एंड सोशल मीडिया पोस्ट, सब लिखा है कि नहीं लिखा है? तो एक्सपीरियंस लिखो। अब सवाल उठता है कि हमारे पास एक्सपीरियंस, अच्छा देखो तरीका याद रखना, कंपनी नेम, ड्यूरेशन और डेजिग्नेशन, और बाद में क्या क्या किया। समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने? बाद में मतलब उसके अंदर क्या, कंपनी में क्या क्या करते थे एग्जैक्टली। आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो क्या करोगे? तो एक्सपीरियंस गेन करो। जो भी फ्रेशर यहाँ बैठा है, कोई भी फ्रेशर वर्ड नहीं लिखेगा। सीवी पे फ्रेशर नहीं लिखना होता। आप बोलो हम कहाँ से एक्सपीरियंस गेन करें? सड़क चलते किसी बेवकूफ़ को पकड़ो चाहे तो उसका बैनर डिज़ाइन कर डालो। आसपास कोई मोहल्ले में जिम होगी, रेस्टोरेंट होगा, उसका बैनर डिज़ाइन कर डालो। कोई दोस्त होगा, कोई प्रोजेक्ट करता होगा, उसकी डिज़ाइनिंग कर डालो। किसी का तो कोई काम होगा जो फ्री में कर सकते हो या पैसे लेके कर सकते हो, करो। किसी को नहीं पता कि आपको उसके प्रोजेक्ट के पैसे मिले थे कि नहीं मिले थे। बात समझ में आ रही है? ये एक ट्रिक है। ये एक बच्चे बेवकूफ़ बन जाते हैं, सर हमने तो काम किया ही नहीं, तो बैठे रहो। मेरे पास एक बच्चा आया जो कहता है मैं फ्रेशर हूँ, मैं फ्रेशर हूँ, मैं फ्रेशर हूँ। दूसरा आता है कहता है सर मैंने ना, हमारे यहाँ पड़ोस में एक डॉक्टर हैं, उनका मैंने हैंडल किया है पेज। दो में से किसको काम दूंगा? क्यों? सेकंड वाले ने डील क्रैक करी। एटलीस्ट उसको अब ये समझ में आ गया कि कैसे क्लाइंट से बात करते हैं, क्लाइंट की प्रॉब्लम क्या होती है, चाहे किसी एक ही क्लाइंट का आ गया। समझ में आ रही बात? कुछ ना से कुछ हाँ सही। गॉट इट? ये वाली बात समझ में आई सभी को? तो और क्लाइंट पकड़ना इज़ नॉट अ बिग डील। फ्री का काम करोगे, सब करवाते हैं। उसको बोलो अच्छा लगे तो होर्डिंग लगा दियो। जरूरी थोड़ी अभी आपको पैसे चाहिए, और खुश हुए तो पैसे दे भी देगा आपको, है ना। वो एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर निशा द्रोच, कितने लोगों की होर्डिंग्स बनाती है, इंस्टाग्राम पे रील डालती है। आपको क्या किसने हाथ पकड़े हैं? बना दो रील, उसका डिज़ाइन बना दो, लगा देगा वो। आपकी लिस्ट में क्लाइंट जुड़ गया आपका। हमें लगता है फ्रीलांसिंग पहले मैं फ्री फाइवर पे अकाउंट बनाऊंगा, ये कुछ नहीं भाई। पड़ोसियों को पकड़ो, पड़ोसी का डिज़ाइन बना डालो, ठीक है ना। तो फ्रेशर तो कोई नहीं लिखेगा, एटलीस्ट अपने एक दूसरे का डिज़ाइन प्रोजेक्ट कर डालो यार। एकेडमी का प्रोजेक्ट होते हैं, बच्चे क्यों करते हैं कि लिखने को मिल जाएगा कि हमने एकेडमी का ब्रोशर बनाया, एकेडमी का डिज़ाइन बनाया, है ना। याद रहेगी बात? ठीक। अब तीसरा सवाल ज्योति का था, अगर हमारा एक्सपीरियंस किसी और फील्ड का है तो क्या हम उसको लिखें? तो मेरा जवाब ये है, अगर आपका एक्सपीरियंस आपके डिज़ाइनिंग को प्लस कर रहा है
तो यस लिखो। अगर आपका एक्सपीरियंस आपकी ग्राफिक डिज़ाइनिंग को नेगेटिव कर रहा है तो मत लिखो। क्या मतलब है इस बात का? कोई UX UI वाला था, डिज़ाइनिंग में आया, वो UX UI का लिखेगा। कोई टीचर था, किसी भी फील्ड का टीचर था, लिखो। टीचर की अब बहुत अच्छी एबिलिटीज़ होती हैं, है ना। आप कहो कि मैं जो है बहुत अच्छा क्रिकेटर था, या आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो इसका कोई लेना देना ही नहीं, वो काम नहीं आएगा। हाँ आस्था। सर जैसे मैं मास कम्युनिकेशन की हूँ तो उसका लिख सकती हूँ? लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बहुत अलग यूनिक कोई काम कर रखा है तो वो सब मत लिखो। जैसे मान लो कोई कहे कि मैं दुकान पे सेल्स का काम करता था, नहीं मत लिखो। वहाँ पे आपका वो दिखेगा कि बंदे ने पहले एफर्ट क्यों नहीं लगाए, है ना। जवाब मिल गया सबको? एक्सपीरियंस वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि 2025 सबसे पहले, फिर 2024, फिर 2023, ऐसे डिसेंडिंग में। अब यहाँ पे एक चीज़ और है जो नेगेटिव और पॉजिटिव बहुत ज़्यादा जाती है, ध्यान रखना। अगर देखो अभी तो फ्रेशर हो, पर आपको तैयारी कराना है ज़िंदगी भर की। मुझे सिर्फ एक जॉब करा के थोड़ी छुड़वा देना है, आगे भी CV बनाओगे, रेज्यूमे बनाओगे, तो ध्यान क्या रखना है, कभी भी बहुत ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए या बहुत कम गैप नहीं होना चाहिए। पहले समझते हैं, मान लीजिए आपने एक जॉब करी 2020 में, है ना, फिर अगली जॉब करी 6 महीने के अंदर ही, ये करी आपने जनवरी में, अगली कर लिया आपने जुलाई में 2020, फिर अगली कर ली जनवरी 2021, फिर करी 2022, जनवरी 2022। अब क्या दिख रहा है इस चीज़ से? टाइम पीरियड। ये बंदा सीरियस नहीं है, ये बंदा आपकी कंपनी में भी 6 महीने से ज़्यादा या साल भर से ज़्यादा नहीं टिकेगा। समझ में आ रही मेरी बात? बहुत अच्छे से नोटिस करते हैं वो एक नज़र में CV, उंगलियों पे कैलकुलेट कर लेंगे आपका एक्सपीरियंस, उंगलियों पे। कहना तो नहीं चाहिए, हमारे यहाँ पे एक बंदा आया था जिसका मैंने पॉडकास्ट किया था। उस बंदे ने अपना एक्सपीरियंस गिनवाया, 2021 में ये करता था भाई, मैं 2020 में ये करता था, फिर ये करता था, फिर ये करता था। अब मेरे जैसा बंदा जिन्हें ज़िंदगी भर इंटरव्यू ही लिए हैं, उसने बहुत आसानी से पकड़ लिया कि उस सन में क्या करते थे। उस सन में तो आपने ही वाली बात बोली थी, और वो बंदा अपने ही बातों में फंस गया। वो सारा मैंने कटवा दिया हालांकि, पर आप समझो वो ऐसे उंगली पे गिनते हैं आपका एक्सपीरियंस। इसका गैप कहाँ है, बीच का गैप कैसे कवर करा, क्या किया 4 महीने के अंदर। तो बहुत ज़्यादा गैप, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होनी चाहिए, जल्दी जॉब नहीं छोड़नी, एटलीस्ट साल भर, 1.5 साल, और वैलिड रीज़न के साथ में। और क्या नहीं होना चाहिए, मान लीजिए आपने ये जनवरी में जॉब छोड़ी लास्ट, ठीक है, जनवरी 2025 में, ठीक है, और आपने उसके बाद जो अगली जॉब शुरू करी वो करी अक्टूबर 2025 में। ये आ गया गैप, इतना बड़ा साल भर का गैप। क्या किया, वाई, क्यों है इतना बड़ा गैप, क्या कर रहे थे इतने टाइम तक? मेरी बात समझ पा रहे हो? यस सर। ये सिर्फ ग्राफिक डिजाइनिंग के नहीं, हर किसी के इंटरव्यू में ये चीज़ें उठती हैं। गैप क्या कर रहा है ये? नौकरी नहीं मिली थी क्या? 1 महीने का गैप भी बहुत बड़ा गैप माना जाता है। क्या भाई नौकरी नहीं मिलती ना, काम वाम नहीं आता होगा, ये सोचते हैं। एकेडमी का कोर्स कंप्लीट हुआ आपका अभी अक्टूबर में, ठीक है, आप जॉब अप्लाई करोगे जनवरी 2000 या फेब में 2026 में। 4 महीने क्या कर रहे थे? नौकरी नहीं मिल रही थी ना।
आप कहो सर हम ना अपना सेल्फ टाइमिंग प्रैक्टिस कर रहे थे, क्या चल पागल, झूठ बोल रहा है, कोई वैलिड प्रूफ नहीं है। हाँ, आपको मेरे एग्ज़ाम्स थे, एग्ज़ाम्स एक वैलिड प्रूफ होता है, एग्ज़ाम्स की डेट होती हैं, वैलिडेशन होती है कि फ़लाने कॉलेज का एग्ज़ाम हुआ था। समझ में आ रहा है? आप इसके अलावा कोई बहाना मार लो, घर में डेथ थी, कुछ नहीं, महीने भर से ज़्यादा कुछ नहीं होता। मेरी बात समझ में आ रही है? और ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं जॉब पे। तो क्या करना है? गैप नहीं होना चाहिए। अच्छे डिजाइनर की जॉब छूटने से पहले मिल जाती है। क्या बोला मैंने? छूटने से पहले नई जॉब उसके हाथ में होती है। वो छोड़ता ही नहीं है जब तक नई जॉब उसके हाथ में ना हो, जिसको काम आता होगा। और जिसको काम नहीं आता वो खाली बैठ रहेगा 4-4 महीने तक भी। हाँ हाँ, तो गलत है बच्चे, ये साल भर का गैप फिल नहीं कर पाओगे। मुझे नहीं पता क्या करोगे, 20 रुपये दोगे एक्स्ट्रा तो बताऊंगा। हाँ प्रमोद, सर जॉब स्विच करने का रीजन क्या देना चाहिए? बताता हूँ अभी। चलो पहले इसका जवाब देते हैं, इतने आप लोग सोचो क्या करोगे। जॉब स्विच करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न होना चाहिए, कैरियर ग्रोथ। अगर आपने ये रीज़न दिया कि पिछली कंपनी में काम बहुत करवाते थे, तो अगली कंपनी भी आपकी आरती उतारने नहीं बैठी है। अगर आपने ये रीज़न दिया पिछली कंपनी में पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे थे, है ना, ऑफिस पॉलिटिक्स चलती थी, तो अगली कंपनी भी कोई दूध के धुलो की तो नहीं है। अगर आपने ये रीज़न दिया कि अगली कंपनी बहुत दूर है आने जाने में, तो नई कंपनी के साथ भी ये प्रॉब्लम होगी, हो सकता है वो ऑफिस चेंज कर लें। आप जो रीज़न दोगे आपको उल्टा पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ एक चीज़, मुझे ज़्यादा पैसा कमाना है, मेरे को कैरियर ग्रोथ चाहिए, दैट्स इट। और ये एक वैलिड रीज़न माना जाता है कॉर्पोरेट के अंदर कि मैं ज़्यादा डिजर्व करता हूँ, मुझे पुरानी कंपनी उतना नहीं दे रही, या मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, पुरानी कंपनी में उतना कुछ करने का मौका नहीं मिल रहा। ये सबसे वैलिड रीज़न है। क्लियर है? हाँ, अब बात रही कि गैप अगर आ गया सीवी में तो क्या करोगे? क्या करोगे बोलो तो सही, मेरा गला दुख जा रहा है, कुछ तो बोल नहीं रहे हो। लिखोगे ना? फेक कंपनी कहाँ से बनाओगे? फेक कंपनी मतलब फेक कंपनी का नाम लिख दोगे कुछ भी? उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन वो तो लेटर तो होगा ना। हाँ, चाचा बैठा है तुम्हारा, सारे डॉक्यूमेंट मांगते हैं। सर फ्रीलांसिंग देखो, हेलो, ऐसे में एक वैलिड रीज़न जो आप दे सकते हो, ठीक है, जो मैंने सीखा है, जो देना चाहिए। कोई कुछ बोलना चाह रहा था? हाँ पहले बोल लो। सर मैं वही पूछना चाह रहा था कि अगर गैप आ जाए करियर में तो क्या बोलना चाहिए? मतलब अबे तो बात ही यही चल रही तब से। हाँ, मैं वही पूछ रहा था आपने। बात ही यही चल रही है। ऐसे में व्हाट एल्स यू कैन डू, यू कैन से दैट कि you were trying to create your own company or own business, or you were trying to create a freelancing setup. क्या बोला? You were trying to create something. हाँ, उसमें आप नाकामयाब हो गए, वो एक अलग मैटर था। ऑल्दो ये भी नेगेटिव जा सकता है आपके लिए। अगली कंपनी ये चीज़ सोच सकती है कि भाई आज ये काम नाकामयाब हुआ है, अभी दोबारा ट्राई मारेगा आगे जा करके। बट वो गैप फुलफिल करने के लिए इनफ है कि मैं महीने भर सोचा था कि मैं फ्रीलांसिंग ट्राई करके देखता हूँ, 4 महीने मैंने फ्रीलांसिंग पे ट्राई करा। ये एक अच्छा वैलिड रीज़न माना जाता है कि बंदा एटलीस्ट ट्राई करा उसने, बाकियों की तरह नहीं है। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल मांग सकते हैं, इसलिए तो डिजाइनिंग में नेटवर्क चाहिए।
समझ रहे हो? तो सर हम ये भी बोल सकते हैं कि अपने नॉलेज को इम्प्रूव करने के पर्पज से ब्रेक लिया था मतलब। जैसे बहुत सारे बच्चे कोर्स कर रहे हैं, उनके पास एक वैलिड रीज़न है कि अपनी स्किल इनहेंस करने के लिए उन्होंने जॉब से ब्रेक लिया और अपना एक कोर्स किया, वैलिड रीज़न है, कंपनी एक्सेप्ट करती है। हाँ, कोर्स करना, कोई स्किल सीखना एक वैलिड रीज़न माना जाता है, ठीक है। बट आपने कोई कोर्स करा ही नहीं और आप हवा में बता रहे हो तो नहीं, क्योंकि सामने वाला प्रूफ मांग लेगा भाई। देखो इंग्लिश सीख रहे थे, पर्सनालिटी पे काम कर रहे थे, क्या चीज़ है। और लास्ट चीज़, मौका ही मत लगने दो ना गैप का, है ना। गैप करना ही क्यों है। और उससे भी बड़ी चीज़, गैप हो भी जाए तो काम में इतना दम होना चाहिए कि कोई कुछ ना पूछे। मैं इस टेबल पे बैठ के सच बता रहा हूँ आप लोगों को, मैंने आज तक किसी कंपनी में, पुरानी किसी कंपनी का कोई रिकॉर्ड नहीं दिखाया। क्या बोला मैंने पुरानी किसी कंपनी के कोई डॉक्यूमेंट किसी आगे वाली कंपनी को नहीं दिखाए। आप सोचो, क्रिएटिव हेड तक बन के आया हूँ मैं और एक डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया पुरानी किसी कंपनी का। और एक बार मैंने 2 महीने का गैप लिया था खुद की इच्छा से। एग्जैक्टली मेरी बातों में सब झलक जाता था, मैं बातें ऐसी पेलता था। सोचो आपको मैं कितना ज्ञान पेलता हूँ। इंटरव्यू पे क्या करता हूँ मैं बहुत बोलता था भाई, मेरे को बोलना बेचना बहुत अच्छे से आता है और डिज़ाइन आपको पता ही है। तो मैंने कभी नहीं दिखाया कोई अपना। एक कंपनी में HR ने राउंड लिया, ठीक है, इंटरव्यू वगैरह जो भी हुआ, फिर सीनियर जो बॉस थे उन्होंने बुलाया कि योगेश कल से ज्वाइन कर लो। ज्वाइन हो गया। दूसरा ऑफिस में HR वगैरह बैठती थी रोहिणी के ऑफिस में, महीने भर तक फ़ोन करती रही, योगेश डॉक्यूमेंट भेज दो, योगेश डॉक्यूमेंट भेज दो, मेल पे भेज दो, योगेश प्रीवियस कंपनी के डॉक्यूमेंट भेज दो। मैं हाँ भेज दूँगा, थे मेरे पास। फिर सर खड़े हुए एक दिन, मैं सर ये क्या लगा रखा है आपने, मेरे पीछे लगा दिया इस लड़की को। कहते कौन है? मैंने वो HR परेशान कर रही है, डॉक्यूमेंट मांगती रहती है। तू काम करना यार, तू छोड़ उसको। बॉस को आपसे मतलब है, ये बंदा हाथ से नहीं जाना चाहिए। समझ पा रहे हो ना? अगर आपके अंदर टैलेंटेड है ना, वो कुछ नहीं देखेंगे, कुछ भी नहीं देखेंगे। समझ में आ रहा है? पुरानी कंपनी में किसका सर फोड़ के आए हो बेशक, मैं बहुत सारी कंपनी में लड़ झगड़ के छोड़ी है मैंने। ये मैं बता रहा हूँ, मैंने बहुत कंपनी लड़ झगड़ के छोड़ी हैं। मतलब ऐसी कल से नहीं आ रहा, ऐसे गया हूँ मैं किसी कंपनी से। आने वाली कंपनी मुझे प्रॉब्लम ही नहीं आई, क्योंकि मेरा एटीट्यूड, मेरा काम में दम था। मैं चलना, कल से नहीं आ रहा था। ऐसे एक का लैपटॉप उठा के आ गया मैं लैपटॉप ले गया उसको सामने छुड़ा के। सैलरी नहीं दे रहा, ठीक है लैपटॉप। ये हुआ है मेरे साथ। तो या तो इतना दम अपने काम में, अपनी चीज़ों में रखो कि गैप ही ना आए। गैप आए तो काम में इतना दम है कि जब मर्जी नौकरी करेंगे, जिस दिन मन करेगा उस दिन नौकरी ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है ना। और गैप आ जाए तो फिर ये तिकड़मबाजी मैंने बताई, वो ट्राई कर लेना। अच्छा, इसके बाद आता है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है ना, या इसको सीधा हम क्वालिफिकेशन बोल सकते हैं या एजुकेशन भी बोल सकते हैं। क्या लिख रहा हूँ मैं, कितना गंदा लिखा है मैंने ये। 2 तरीके की क्वालिफिकेशन होती है वैसे तो, एक सेकेंड, 2 तरीके की होती है ना यहाँ पे। मैंने क्या लिखा है, एजुकेशन, सीधा मेरी तरह मत लिखना। इसको बोलते हैं प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन और एकेडमिक क्वालिफिकेशन। 2 में फ़र्क है, पता है किसी को? हाँ, प्रोफेशनल में आपके ये जो कोर्स हैं, है ना, डिज़ाइनिंग हो गया, इंग्लिश वाला हो गया, ये आपके प्रोफेशनल कोर्सेज हो गए। एकेडमिक में हो गया आपका 12th, BCom, ये सब। अब आप इसको शॉर्ट करने के लिए सिंपली लिख सकते हो कि आप दोनों को अलग अलग ना लिख के आप एक में लिख दो, है ना। और ये भी किस में लिखना है आपको, डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब यानी कि ग्रेजुएशन कर रहे हो तो परस्यूइंग ग्रेजुएशन, है ना, BCom, प्रेजेंट,
फिर आपने 12th, उससे पहले 2007 या जो भी 2007 बोल रहा हूँ, मतलब मेरा तो 2007 था ना, उससे पहले 10th 10th तक का मत लिखना भाई। देखो सीधी सी बात है, सिर्फ ये 2-3 चीज़ें और आपकी जो डिग्री है या डिज़ाइनिंग का जो है वो लिख दो। डिज़ाइनिंग कोर्स कब किया, कहाँ से किया, ये ज़रूर लिखना। क्या बोला मैंने? तो आज की डेट में इनको अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है, इनको एक ही में लिख दो, लेकिन अच्छे से। बीकॉम कब की और कहाँ से की, ठीक है। और अगर कोई बड़ा सीवी बनाना है तो सिंपल, और सीवी सिंपल कर सकते हो। क्या लिखा है मैंने? बीकॉम ग्रेजुएट फ्रॉम इन 2015, डिप्लोमा कोर्स इन ग्राफिक डिज़ाइनिंग फ्रॉम, और मैंने इन नहीं लिखा ना, और डेट नहीं लिखी ना कब किया, वो भी लिखना चाहिए था कि कौन से ईयर में किया। शॉर्ट एंड सिंपल, ख़त्म कहानी। क्लियर? ओके। फिर आते हैं आपके स्किल। स्किल क्या होती है? क्या क्या कर सकते हो, ठीक है ना। आपकी स्ट्रेंथ कह सकते हो, आपकी स्किल कह सकते हो। हॉबीज़ आपकी स्किल नहीं होती हैं। सॉफ्टवेयर भी आपकी स्किल नहीं है। सॉफ्ट स्किल, यस, सॉफ्टवेयर अलग कैटेगरी है जिसको हम टूल्स भी बोलते हैं। तो ये दो अलग अलग चीज़ें रखनी है, चाहे तो एक के बाद एक मेंशन कर सकते हो, चाहे तो साथ साथ मेंशन। सॉफ्टवेयर में ऑब्वियसली फोटोशॉप है ना, CDR, इलस्ट्रेटर और AI भी लिख दो, अपने AI के टूल्स लिख दो, 3-4 जो भी आते हैं सारे लिख डालो, भर डालो अच्छा खासा। स्किल में क्या क्या आएगा? ग्राफिक डिजाइनिंग, हाँ ये ठीक बात है, ये भी एक स्किल है। कम्युनिकेशन हो सकता है, बिल्कुल ठीक बात। हाँ, क्रिएटिव थिंकिंग, विजुअलाइजर और मैनेजमेंट, ये सारी आपकी स्किल हैं, है ना। स्ट्रॉन्ग कमांड इन कम्युनिकेशन या स्ट्रॉन्ग कमांड इन कलर साइकोलॉजी, वट एवर, दीज आर स्किल्स। मैंने क्या लिखा हुआ है? ये मेरी स्किल है। और हाँ, जो लिखोगे ना करवा लेंगे। क्या कह रहे हो? नहीं, हाँ, ग्राफिक डिज़ाइन उसका एक पार्ट हो गया, क्योंकि मैं बड़े लेवल का कर रहा हूँ ना, वीडियो प्रोडक्शन मोशन में जा रहा हूँ, तो ग्राफिक डिज़ाइन उसमें एक सेपरेट स्किल होनी चाहिए। सर, हाँ जी, ग्राफिक डिजाइनिंग और क्रिएटिव थिंकिंग दोनों लिख सकते हैं कि अलग अलग, मतलब एक रहना चाहिए? अलग अलग चीज़ें हैं ये दोनों। ग्राफिक डिज़ाइनिंग आपका ये ग्राफिक जो कर रहे हो, क्रिएटिव थिंकिंग तो कहीं भी काम आ जाती है ना। अब आपने लिख दिया है तो वो करवा लेगा, वो बोलेगा ये पेन ले और कुछ क्रिएटिव सोच इस पेन से। देखिए ना, करते हैं ऐसे। वो कहता है चल ठीक है, कुछ क्रिएटिव कहानी बना के दिखा, कुछ सोच के दिखा, कुछ नया करके दिखा। मेरे को मदर्स डे वाले दिन की बात है, मेरी पहली ज्वाइनिंग मदर्स डे पे थी एक एजेंसी के अंदर। उन्होंने कहा मदर्स डे की वीडियो बनवाओ, ये टीम है तुम्हारे पास, अब वीडियो बनवाओ। A1 साइकिल की थी, तो मैंने पूरी पेपर पेन लेके पहले स्क्रिप्टिंग करी, डायलॉग लिखे, है ना, पूरी कि यहाँ से लड़का साइकिल चलाता हो जाएगा, माँ आ जाएगी, फिर लड़का धीरे धीरे बड़ा होएगा, फिर उस माँ बूढ़ी होती चली जाएगी। ऐसे पूरा मैंने स्केच करा कॉपी पे, फिर इलस्ट्रेटर वाले के पास जाके उससे बनवाया, मोशन वाले को जा करके उसको समझाया, फिर साउंड वाले का साउंड लगवाया उस पर वीडियो एडिटर से। एक ही दिन में सारा कराया। आप बोल तो लोगे क्रिएटिव, करके दिखाओ, राइट। तो जो स्किल लिखोगे वो होनी चाहिए। अगर कोई मेरे जैसा टकरा गया तो करवा लेगा। जो जो लिखा है यहाँ पे सब और लिखो, डरो मत। सर ने कहा था करवा लेंगे लिखो थोड़ा, है ना। टाइम मैनेजमेंट लिख सकते हो, लर्निंग लिख सकते हो, लर्निंग आपकी स्किल हो सकती है। यू कैन बी अ गुड टीम प्लेयर, दिस इज़ योर स्किल। यू कैन बी अ गुड डिसीजन टेकर, दिस इज़ योर स्किल, है ना। प्रॉब्लम सॉल्वर हो आप, ये एक स्किल हो सकती है, राइट। जैसे अभी आपकी जो इंग्लिश वाली मैडम है,
उनका इंटरव्यू ले रहा था मैं, तो उन्होंने कहा कि क्रिटिकल थिंकिंग, क्या बोले, क्रिटिकल थिंकिंग उन्होंने बोला है कि आई एम अ क्रिटिकल थिंक, आई कैन सॉल्व अ क्रिटिकल थिंकिंग प्रॉब्लम, इस तरीके से उन्होंने बोला। मैंने कहा ओके लेट मी गिव यू अ सिचुएशन ऑन द स्पॉट। फिर मैंने एक सिचुएशन क्रिएट करी। द सिचुएशन इज दैट वी आर डिज़ाइन अकेडमी, राइट, यू आर हैंडलिंग रिसेप्शनिस्ट, यू आर बी देयर, यू आर नॉट अ रिसेप्शनिस्ट। तो सिचुएशन इज दैट कि टीचर ही नहीं है, डिज़ाइन टीचर इज़ नॉट देयर एंड नाउ यू हैव टू हैंडल द क्लास, व्हाट विल यू डू? दिस इज़ द क्रिटिकल सिचुएशन। तो उसने कहा कि मैं क्या सिखाऊंगी डिज़ाइनिंग, समझ में आया? यू आर नॉट हेयर टू टीच डिज़ाइनिंग, डिज़ाइनिंग टीचर तो है ही नहीं ना। आप क्रिटिकल थिंकिंग आपको आती है ना, सॉल्व करनी आती है, तो ये क्रिटिकल सिचुएशन है। अब सिचुएशन में आप क्या करोगे? आप डिज़ाइन टीचर नहीं हो, उसको बच्चों को भी पता है, सबको पता है, तो आप वहाँ डिज़ाइनिंग थोड़ी सिखाओगे, राइट? तो इस तरीके से ऑन द स्पॉट कोई भी आपसे सवाल क्रिएट करके करवा सकता है, और आप भी अपने आप को उस लेवल का पॉलिश करो। क्या हो गया, पूछ लिया तो, है ना, और लिखो, याद रहेंगी चीज़ें। ओके, टूल्स और सॉफ्टवेयर, ये एक कैटेगरी आपकी होगी जिसमें आप सारे टूल्स और सॉफ्टवेयर लिखोगे। बहुत सारे बच्चे लिखना ही भूल जाते हैं, मुझे बताना पड़ता भाई कोलड्रो सीखा है ना, हाँ 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 सर सीखा है, अबे तो लिख ना। कैनवा सीखा है ना सर, कैनवा लिखते समय शर्म आती है। भाई कोई शर्म नहीं है, सीखा किस लिए है? कंपनी को चाहिए हर तरीके के बंदे, राइट? अब इतने सारे AI टूल्स आ गए, आप लिखो, 11 लैब्स लिखो, चैट GPT लिखो, है ना, रनवे लिखो, लिखो, ये आपकी क्वालिटी है। क्लियर है? ओके, इन सभी के बाद आपने क्या लिखना भाई? दैट्स इट। ये मैंने वो लिख रखा है एग्जैक्ट्रा, मतलब अपना लिंक विंक लगा करके। इतना ही आपने बनाना है अपना CV। क्या नहीं करना है? बहुत सारे बच्चे अपने ऐसे फोटोशॉप लिखते हैं और यहाँ पे ऐसे स्टार देते हैं उसको, है ना, रेटिंग देते हैं, है ना, इलस्ट्रेटर देते हैं, इलस्ट्रेटर पे रेटिंग देते हैं, कोरल पे रेटिंग दे रहे हैं। मत करो भाई, कोई ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की, वो वैसे भी आपसे पूछ लेगा। बच्चे खुद अपने आप को रेटिंग दे देते हैं, हाँ, कि फोटोशॉप इतना आता है, कोरल देखा नहीं तुमने CV? हाँ हाँ करते हैं। सर मैंने भी किया था एक बार ऐसे ही। खुद को दे रखा ना, ये देखो स्टार रेटिंग फोटोशॉप को। अब ये देने का मतलब है आपने खुद उसको एक सवाल दे दिया कि नहीं? वो शायद ना पूछता, लेकिन आपने उसको मजबूर कर दिया पूछने के लिए। अच्छा फोटोशॉप कम क्यों आता है या ज़्यादा क्यों आता है? मत करो भाई, कुछ और लिख लो उसकी जगह पे, उसको मत सवाल दो एक। अच्छा, किसी ने लिख रखा है हॉबीज़। मेरे हिसाब से बचकानी चीज़ें हैं, लिखना चाहो लिख लो, मेरे हिसाब से बचकानी चीज़ें हैं, बहुत बचकानी चीज़ें हैं। हाँ, पूछे तो बता दो, लिखने का कोई मतलब नहीं बनता, बहुत बचकानी चीज़ है मेरे हिसाब से। हम बच्चों से पूछते बेटा आपकी हॉबीज़ क्या है? कॉमन सेंस लगाओ, आप डिजाइनर हो, आप अपनी हॉबीज किसी आदमी से पूछते देखा है मीटिंग, आपकी हॉबीज़ क्या है? अबे भाई बच्चों के सवाल हैं, ये हॉबीज़ क्या है? तो मेरे हिसाब से तो नहीं लिखना चाहिए। मन कर रहा है, बहुत अच्छी हॉबी आपके अंदर, तो लिख लो। और क्या नहीं होना चाहिए या क्या होना चाहिए? बिहेंस का लिंक, पोर्टफोलियो का लिंक आप लगा सकते हो, लिखो इस चीज़ को। यहाँ पे मैंने लगाया ना ये बिहेंस का लिंक, देखो मैंने क्या किया हुआ है, अपने मेन प्रोफाइल के लिंक भी लगा रखे हैं। इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक, बिहेंस का मेन प्रोफाइल का लिंक। मेन प्रोफाइल का लिंक कैसे?
क्लिक नहीं हो रहा अभी ना ये, नहीं हाइपरलिंक है, वो ब्रश ले रखा था ना ड्राइंग वाला, ये हो गया मेरे मेन प्रोफाइल का लिंक जिसमें सारा चीज़ है। अब मैं चाहता हूँ कुछ मेन चीज़ें मैं अलग से एनहेंस करके दिखा दूँ ताकि उसकी नज़र पड़ जाए। तो मैंने क्या लिख रखा है, कॉपी राइटिंग, है ना। अगर शायद मैंने ना लिखा होता तो शायद उसकी नज़र ना पड़े, लेकिन मैंने जानबूझ के लिख रखा है आर्ट डायरेक्शन, ताकि उसकी नज़र पड़ जाए। बात समझ पा रहे हो? कैंपेन डिज़ाइन, एडवर्टाइजिंग वीडियोस, बहुत से बच्चे सिर्फ एक लगा देते हैं। यस, कोई बुराई नहीं है, बट ये एक्स्ट्रा एफर्ट है सिलेक्शन के कि आपको सिलेक्ट किया जाए, एक्स्ट्रा एफर्ट है। मैंने लिख रखा है वर्कड फॉर, किस किस के लिए, एवन साइकिल, इनवेदा, डॉल्फिन, माई केमिस्ट, अस्तित्व, फ्लैबेरी, बीटीएल, ब्यूटी बेरी। बेचना है ना भाई अपने आप को, तो लिखो। कोई सवाल? किसी का कोई सवाल? दिस इज इनफ। मैं तो कहूँ बिहाइंड प्रोफाइल ऊपर भी लिंक लगा दो और नीचे भी लगा दो। कोई इशू नहीं है, बट कोशिश करो एक पेज में, वरना प्रिंट आउट निकलवाएंगे ज़्यादा पैसे निकलेंगे। और एक चीज़, लास्ट चीज़, जब कभी भी सीवी की फाइल सेव करो तो अपने नाम के साथ सेव करनी है। ये बात मैं कई बार बता चुका हूँ। कैसे? यहाँ क्या लिखा हुआ है? अब इस छोटी सी बात से हुआ क्या? नहीं, बहुत सारे बच्चे सिर्फ इतना लिख के छोड़ देते हैं रेज्यूमे, सीवी, और भेज देते हैं। क्या लिख देते हैं? रेज्यूमे, सीवी। भाई आपके कंप्यूटर में रेज्यूमे सीवी एक ही है, लेकिन जिसको भेज रहे हो ना उसके पास 50 रेज्यूमे सीवी है, उसमें से आपका कौन सा है? लिख सकते हो वैसे, लेकिन इतना बड़ा नाम मैटर करता है। आपका नाम उस समय पे, आपका सीवी ना खो जाए। गॉट इट? आई होप ये वाली बात समझ में आई होगी कि नाम लिखना कितना ज़रूरी होता है, वरना सीवी खो जाएगा भीड़ के अंदर। वो डाउनलोड करते चले जाएंगे, 50 सीवी डाउनलोड हो जाएंगे, इसमें से आपका कौन सा है किसी को नहीं पता। मान लो आप सिलेक्ट हो भी गए तो वो खोल के चेक करते रहेंगे। तो करना क्या है, नाम के साथ में। अब ये गलतियाँ करनी नहीं है, ठीक है ना। और जो चीज़ बताइए वैसा सीवी बना के लाएंगे। किसी का सवाल हो तो पूछ लो। अच्छा सा डिसेंट सा सीवी बनाइए, बेसिक से लेआउटिंग के साथ में। जैसे बेसिक से लेआउटिंग है ना। हाँ आस्था? सर, करियर गैप वाली बात मुझे पूछनी थी। करियर गैप मेरा काफ़ी ज़्यादा हो गया, 1 ईयर के ऊपर हो गया। एंड इसको मैंने ब्रेक लिया था बिकॉज घर में कुछ प्रॉब्लम्स थी। एंड मीनवाइल उसके साथ साथ मैंने कोर्सेज भी किए, एंड फिर अभी मैं ये वाला कोर्स भी कर रही हूँ। सो हाउ शुड आई प्रेजेंट इट इन फ्रंट ऑफ द? इससे पहले क्या करते थे, किस चीज़ का एक्सपीरियंस था? सर ग्राफिक्स का ये था, तो मेरे पास फैशन की डिग्री, बट उसके बाद मैंने काम सिर्फ ग्राफिक्स में ही किया। तुम्हारे पास एक वैलिड पॉइंट है, तुम्हारे पास तुम कोर्स कर रहे थे और घर में इशू चल रहे थे, तो तुम्हारे पास वैलिड पॉइंट है। इसको तुम मेंशन कर सकते हो, उसमें लिखोगे नहीं इस तरीके से गैप में कि इतने तारीख से लेके इतनी तारीख तक मैं ये कर रही थी। लिखना कुछ नहीं है, पूछे जाने पे बताना है। तो सर करियर गैप मुझे वहाँ पे मेंशन नहीं करना? नहीं समझे? नहीं, मेरी बात समझो। जैसे कि 2024 में तुमने कुछ किया, ठीक है, 25 की शुरुआत से लेके 25 के एंड तक तुमने कुछ नहीं किया, राइट? तो वहाँ पे तुम जनवरी 2025 से लेके दिसंबर 25 तक कुछ लिखोगे नहीं, उसको मेंशन ही नहीं करोगे कुछ भी। ठीक है। अब सीधी जो नेक्स्ट जॉब है, नेक्स्ट जॉब मेंशन करोगे। ठीक है सर। अगर वो पकड़ लेता है करियर गैप काउंटिंग करके, तो वो खुद सवाल करेगा। उसके बाद तुम्हारे पास एक वैलिड रीज़न होना चाहिए। और यही बात मैंने बोली, वो पकड़ लेते हैं। पकड़ लेंगे तो सवाल करेंगे ना। मान लो उसको ध्यान ही नहीं गया, खुद से मत लिखो कि मैं इतने तारीख से लेकर इतने तारीख तक मैं कोर्स कर रही थी। नहीं, वर्क एक्सपीरियंस है ना वो कोर्स एक्सपीरियंस थोड़ी है वहाँ पे।
आपने जो ब्रांड का नाम मेंशन किया है उसमें आपके कौन से ब्रांड के लिए काम किया है, वो कंपनी ज्वाइन करते टाइम किया है वो काम या फिर फ्रीलांसिंग के लिए किया है? फ्रीलांसिंग में वो उस ब्रांड का काम किया है या फिर कंपनी में किया है? नहीं, ये तो मुझसे जॉब पूछ रहे हो या बताना कैसे ये पूछ रहे हो? हाँ, वो बताना कैसे, मैंने जो काम किया है देखो, वो कैसे बताना है? फ्रीलांसिंग तो हमने लिखी थी ना यहाँ पे, फ्रीलांसिंग वाला काम तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्रीलांसिंग का है ना, ये कंपनी का नाम तो यहाँ पे सेपरेट हो गया है। अब मैंने यहाँ पे इसको अलग से हाईलाइट किया है, वर्कड फॉर। मैंने मेंशन नहीं किया कि फ्रीलांसिंग या कंपनी, वो मैंने ऊपर मेंशन कर दिया है। यहाँ मैं बता रहा हूँ कि मैंने इस ब्रांड के लिए काम किया है। समझ पा रहे हो? बस काम किया है इस ब्रांड के लिए, फुल टाइम, पार्ट टाइम, फ्रीलांसिंग, डजंट मैटर, मैंने काम किया है। उसके मालिक के फ़ोन में मेरा नंबर, इससे बड़ा प्रूफ नहीं है। मैं ज़्यादातर यही बोल देता रहा, मैं मालिक के फ़ोन में मेरा नंबर सेव है, चेक कर लो। अच्छा, क्या चेक कर रहे थे अभी हम? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मत लिखो, इन आइकन्स की कोई ज़रूरत नहीं है। एक्सेल वगैरह ये सब मत लिखो। डिज़ाइनिंग, एडिटिंग ये सब अलग अलग मत करो, एक में कर देना अब सारा। 12th की कोई ज़रूरत नहीं है दिखाने की। देखो, क्यों नहीं लिखना चाहिए 12th या 10th? ऑब्वियसली अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो इसका मतलब आपने 12th कर ही लिया कहीं से ना। समझ पा रहे हो? अगर ग्रेजुएशन नहीं है तो 12th लिख दो, लेकिन ग्रेजुएशन कर रहे हो इट मीन्स दैट कि आपने 12th कर लिया कहीं ना कहीं से, और कहाँ से करी किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अब वो टाइम नहीं है कि 12th में मेरे 60% आए थे यार, तो मत लिखो उस चीज़ को। कोई बात नहीं, मेरे वाले में भी गलती है ना कितनी सारी, तो अपने मेरा ख़त्म नहीं होंगे पेजेस ऑब्वियसली। सीनियर ग्राफिक डिज़ाइनर, वर्क एक्सपीरियंस, सोशल विज़न इंडिया। यहाँ पे सोशल विज़न इंडिया ऊपर होना चाहिए था, ठीक है ना, कंपनी नेम ऊपर होना चाहिए। उसके बाद सोशल मीडिया डिज़ाइनर, ठीक है। ये लिख सकते हो, मैं भी लिखा करता था, आप लिख सकते हो। अगर आप कोई अवार्ड जीते हो या कुछ आपको मिला है तो डेफिनेटली आप उसको लिख सकते हो।